हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रिक शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज अनुज एंड यू आर वाचिंग NISM सीरीज 21A पास फॉर श्योर वीडियोस। NISM का जो PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम है उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक 10 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं NISM सीरीज 21A के। आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 11, टैक्सेशन। एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में टैक्सेशन कैसे होती है, आज हम यही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स का चैप्टर नंबर 11, टैक्सेशन। चैप्टर नंबर 11 टैक्सेशन में आज हम देखेंगे टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स की टैक्सेशन कैसे होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में। टैक्सेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, जो वेरियस स्ट्रीम्स हैं इनकम की उसकी टैक्सेशन कैसे होती है। और सेक्शन 9A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो ये तीन चीज़ें आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है और इसमें से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिर्फ आपको एक रीडिंग ही इस चैप्टर की चाहिए, क्योंकि बहुत और मेन चैप्टर्स भी हैं ध्यान देने वाले, लेकिन इस चैप्टर की सिर्फ एक रीडिंग ही आपको करके जानी है। तो रीडिंग करके जाएंगे, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 21A PMS डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम का चैप्टर नंबर 11, टैक्सेशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। सो देखिए, जो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स का है वो कंटेन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आता है। तो जितने भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं वो सब इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पार्ट हैं और जो पूरे इंडिया में लागू होता है। सो एक तरीके से इनकम टैक्स कंप्राइजेज ऑफ चैप्टर 1 to 23, जिसमें विच इंक्लूड्स द प्रोविजंस, जिसमें सारे ये प्रोविजंस आ जाते हैं कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया है, जो एग्जम्पशंस हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आ जाएगी, डिडक्शंस, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी क्या है और इनकम टैक्स को फाइल रिटर्न कैसे करना है एंड द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट्स। तो ये जितना भी पार्ट है ये सारा का सारा इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है। और धीरे इस चैप्टर में हम ज़्यादातर यही देखेंगे कि एग्जैक्टली इनकम टैक्सेशन होती क्या है, टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होती है, एग्जेम्पशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, डिडक्शंस, ये सारा का सारा आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो इनकम टैक्स एक्ट ने जो एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है एक पर्सन होने की। चलिए समझते हैं कि जो सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ने जो प्रोवाइड किया है डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, वो कौन कौन सी है। तो एक पर्सन इंक्लूड करेगा फॉलोइंग थिंग्स। तो वो कौन कौन सी हैं, एक इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF हो जाएगा, कंपनी हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन or body of individual, whether incorporated or not incorporated, local authority, and every artificial judicial person not falling within any of the above category. So these all things will be considered as a person under Income Tax Act section 231. अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। चलिए समझते हैं। तो जो इनकम टैक्स लायबिलिटी होती है एसएससी की, वो कैलकुलेटेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ हिज टोटल इनकम। जितनी इनकम टोटल उसने एक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जितनी उसने इनकम अर्न की है, इनकम टैक्स लायबिलिटी उसकी टोटल इनकम पे बनती है। और क्या इंक्लूड होना चाहिए टोटल इनकम में एसएससी की, वो जनरली इन्फ्लुएंस होता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया से। तो जो भी इनकम है, कितनी बनी है, कैसे बनी है, ये सारा का सारा इन्फ्लुएंस्ड होगा उसके रेजिडेंशियल स्टेटस से। तो फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन हिज टोटल वर्ल्ड इनकम। सो जो एक पर्सन रेजिडेंट इंडिया में है वो लायबल है पे टैक्स करने के जिसकी टोटल वर्ल्ड इनकम का, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में इनकम कमाइए, लेकिन अगर रेजिडेंट इन इंडिया है तो वो लायबल हो जाता है इनकम टैक्स देने के लिए। ऑन द अदर हैंड, इफ अ पर्सन जो कि नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर रहा है, यानी कि जो ड्यूरिंग द ईयर वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया रहा है, तो इज लायबल टू पे टैक्स ओनली इन द इंडिया सोर्स्ड इनकम। तो जो इंडिया की जो इनकम आई है सिर्फ और सिर्फ वो उसी पे लायबल है टैक्स देने के लिए। सो टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैनॉट बी कंप्यूटेड अनलेस हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड। सो टोटल इनकम सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले, इसीलिए हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना पड़ेगा कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस था या नॉन रेजिडेंट था ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इन विच वी आर कैलकुलेटिंग टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेजिडेंशियल स्टेटस एसएससी का दो तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो कि रेजिडेंट इन इंडिया आ जाता है और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया आ जाता है। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कि वो कौन कौन सा
स्टेटस है या रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, कौन कौन जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन सी कैरेक्टराइजेशन उनका कौन सी कैटेगरीज में हो सकता है। फर्स्ट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। सेकंड, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। डीम्ड रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर। तो एक इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाएगा एज ए रेजिडेंट इन इंडिया अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है। पहली कंडीशन, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर वो 182 डेज और मोर, इससे ज़्यादा वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में रहा है इंडिया में, तो वो एक तरीके से रेजिडेंट इंडिया ट्रीट किया जाएगा। एंड सेकंड, 60 डेज और मोर बट लेस देन 182 days during the relevant previous year and for 365 days more in the last 4 years. So ये सेकंड कंडीशन है। तो ये दोनों कंडीशन अगर आपके फुलफिल हो रही है तो यू विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया। अब बात करते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। देखिए, व्हेन एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया, ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड इन वन कंडीशन स्पेसिफाइड बिलो। अब वो कौन सी कंडीशन है वो देखते हैं। सो अब वो एक नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 9 out of 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल हैं उसमें से अगर वो 9 साल नॉन रेजिडेंट रहा है तब भी वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। सेकंड, he has been in India for 729 days or less during the period of 7 years immediately preceding the previous year. Third, he is an Indian citizen or a person of Indian origin having Indian total income during the preceding year exceeding rupees 15 lakhs and present in India for period of 120 days or more but less than 120 days during the previous year. And D is a citizen of India who is deemed to be a resident in India under section 61A of the Income Tax Act. So if he does not satisfy any of the above mentioned conditions, he is treated as ordinary resident in India. तो ये जितनी भी कंडीशंस थी, हमें ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, तो हमें और एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे तो ये हमें चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन यही है कि ये जो 4 चीज़ें आपकी स्क्रीन पे लगी हुई हैं NRI होने की, ये कंडीशंस हैं। अगर आप इनमें फॉल कर रहे हैं तो आप NRI कंसिडर किए जाएंगे। अगर इन चारों में आप फॉल नहीं कर रहे हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन HUF, रेजिडेंट इन इंडिया। तो एक HUF को रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा इन एनी प्रीवियस ईयर इन एवरी केस एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग दैट ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। एक रेजिडेंशियल रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा HUF को एक्सेप्ट अगर ड्यूरिंग द ईयर तो उसकी जो कंट्रोल और जो मैनेजमेंट है, जो उसके अफेयर्स जो भी है, अगर वो आउटसाइड इंडिया हुए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसको रेजिडेंट इन इंडिया ही ट्रीट किया जाएगा HUF को। नॉन रेजिडेंट कब ट्रीट किया जाएगा HUF को, चलिए समझते हैं। अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो उसका मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, वो टोटली आउटसाइड इंडिया से हुआ है। तो एक HUF की मैनेजमेंट और उसका जो कंट्रोल है, जो उसके अफेयर्स का जो भी है ऑपरेशनल, तो वो अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। इंडियन कंपनी, देखिए एन इंडियन कंपनी मीन्स अ कंपनी, कौन सी कंपनी? इंडियन कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। सो इंडियन कंपनी को माना जाएगा जो कंपनी फॉर्म हुई हैं और रजिस्टर्ड हुई हैं अंडर द कंपनीज एक्ट सबसे पहले, तो उनको इंडियन कंपनी माना जाएगा। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी पता करते हैं। सो इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया इवन इफ ए कंपनी इज सब्सिडरी ऑफ ए फॉरेन कंपनी और इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम ए प्लेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सो कहने का मतलब सिंपल है, अगर वो कंपनी फॉर्म हुई है और रजिस्टर हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट तो उसको हमेशा ही रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा और उसकी टैक्सेशन भी रेजिडेंट इन इंडिया की ही होगी। इंस्पाइट स्टिल अगर उसकी वो एक सब्सिडरी है किसी फॉरेन कंपनी की या वो कंट्रोल हुई है प्लेस्ड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया से, तब भी उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही माना जाएगा। The Indian company is considered as resident in India. An Indian company can never be a non-resident person. तो one thing is clear, यहाँ पे जो कंपनी फॉर्म हुई है और रजिस्टर हुई है अंडर कंपनीज एक्ट में, वो हमेशा ही एक रेजिडेंट इंडियन कंपनी मानी जाएगी यानी कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। फॉरेन कंपनी इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया इफ ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। तो एक फॉरेन, अब ध्यान से समझने वाली बात है, फॉरेन कंपनी को हम कब एक रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिया का मानेंगे या रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे? अगर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में रहा है।
तो अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में रहा है तो हम उसको एक तरीके से रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे उस फॉरेन कंपनी को भी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया की बात करते हैं, एग्जैक्टली वो होता क्या है, जिसको हम POEM बोलते हैं। चलिए समझते हैं। द कंपनी वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इन इंडिया। एक कंपनी को कंसिडर किया जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया अगर इफ इट इज़ एन इंडियन कंपनी, पहली चीज़ जो रजिस्टर्ड और फॉर्म्ड है जैसे कि मैंने बताया, और इफ द कंपनीज POEM, कंपनी की जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, इज इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट ईयर। या तो आप एक इंडियन कंपनी हो, या जो कंपनी की जो इफेक्टिव मैनेजमेंट जहाँ से हो रही है, जो प्लेस है, अगर वो इंडिया है ड्यूरिंग द रेलिवेंट ईयर, तो उसको एक तरीके से रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। और एक फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट इन इंडिया कब माना जाएगा, जब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में रहा है, तो सीधी सी बात है उसको रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम की, कि क्या टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। सो स्कोप ऑफ टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी शैल बी एज अंडर। सो अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंशियल स्टेटस जो स्कोप ऑफ इनकम है वो समझते हैं। Resident and ordinary resident. So a resident assessee shall be liable to pay tax in India in the following incomes. जो एक resident assessee है वो liable है टैक्स देने के लिए under the following incomes. कौन कौन सी हैं? A, income received or deemed to be received by him India in the previous year. इनकम जो रिसीव हुई है या इनकम इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया प्रीवियस ईयर में वो आ जाएगा। इनकम एक्योर्स और अराइजेज और इज डीम्ड टू एक्योर और अराइज टू हिम इन द इंडिया ड्यूरिंग सच पीरियड। अगर इनकम एक्योर भी हो गई है, अराइज हो गई है, तब भी पार्ट लगे उसको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम एक्योर्स और अराइजेज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द सच ईयर, तब भी आपको एक तरीके से यू आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। रेजिडेंट्स एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स का ये पार्ट था। अब बात करते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो उनके लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, इनकम एक्योर्स और अराइजेज इन डीम्ड टू एक्योर और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द सच ईयर, एंड इनकम एक्योर्स और अराइजेज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर इफ इट डिराइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। तो ये तीनों चीज़ें पार्ट बनेंगी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया का। तो एक ही चीज़ इसमें थर्ड पॉइंट में ही दोनों में डिफरेंस है कि जो अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया में वो भी इसका यू आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। अब नॉन रेजिडेंट की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी और अदर पर्सन, इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अगर एक नॉन रेजिडेंट एसएससी हैं और उस आप चाहे कोई भी हो, इनकम इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, कंपनी हो, तो फॉलोइंग इनकम्स शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, वो इंडिया में ही लगेंगी। नॉन रेजिडेंट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। Income received or deemed to be received in India by such person in the previous year. Income accrues or arises or is deemed to accrue or arise to such person in India during the period. तो दोनों केसेस में in case of non-resident आप हों तब भी आप you will be liable to pay income tax and shall be taxable in India. तो एक ये समरी वाली टेबल आपके सामने आ गई होगी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, एंड नॉन रेजिडेंट की। सो टोटल इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम अक्यूर्स और अराइजेज, इनकम अक्यूर्स और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, एंड इनकम अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऑन ए प्रोफेशनल सेटअप आउटसाइड इंडिया। तो चारों टेबल आपके पास चारों तरीके के जो इनकम्स हैं वो आ गई हैं, और तीनों तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस का भी आपके पास टेबल में आ गया है। तो ये एक तरीके से समरी है, यू कैन चेक। अब बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनकम की, कि कौन कौन सी इनकम टैक्स को कैरेक्टराइजेशन होता है। जनरली देखिए गेन्स अराइज होते हैं ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज से, कैपिटल गेन्स उसमें आ सकते हैं, बिजनेस इनकम उसमें आ सकती है, कोई भी ये फॉर द टैक्स पर्पस ये आ सकता है। फॉलोइंग आर द की इलस्ट्रेटिव फैक्टर्स ऑफ कैपिटल गेन्स। कौन कौन से हैं? इंटेंशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, low transaction frequency, long period of holding shown as investments in books of accounts, use of own funds, main object in constitution, document is to make investments. So ये सारी चीजें आपकी कैपिटल गेन्स में आ जाएंगी। अब बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इनकम की। इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो इनकम कंप्यूट होती है अंडर दी 5 हेड्स ऑफ इनकम में इनकम कंप्यूट होती है, जो होती हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स, गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
और इन केस ऑफ पीएमएस की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की अगर बात करें, सर इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज थ्रू द पीएमएस। तो एक तरीके से जो एक इन्वेस्टर है पीएमएस का, वो पीएमएस के थ्रू उन अंडरलाइन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है जो फंड मैनेजर्स लेते हैं, एंड नॉट इन्वेस्टिंग इन द पीएमएस पर। सो एक पीएमएस क्लाइंट में अर्न, तो किस तरीके से एक क्लाइंट अर्न करता है? इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से अर्न कर सकता है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड इनकम से, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको हो सकता है फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, एंड बिजनेस इनकम लॉस हो सकता है फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिबेंचर्स एंड राइट्स। सो ये such income has a separate treatment in the hand of the PMS clients as discussed in the following sections। तो following sections में आपको बताया जाएगा अभी आने वाले में ये किस तरीके से इनकी टैक्स ट्रीटमेंट होने वाली है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन सिंपल सी बात है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है और जो अब आपने जब सेल किया है, जो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको कैपिटल गेन होगा। इफ इट इज मोर देन योर इन्वेस्टेड अमाउंट तो आपको कैपिटल गेन हो जाएगा और उसकी टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगी। तो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की किस तरीके से कैलकुलेट होती है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हम देखते हैं वो कौन से होते हैं। अगर 1 साल से पहले आपने सेल किया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, और अगर 1 साल से बाद आप सेल करते हैं दैट वुड बी कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इज चार्जेबल टू द टैक्स एट रेट ऑफ 15% flat plus surcharge. If capital gains arises from transfer of securities being listed equity share units of equity oriented funds or unit of business trust, such transaction is chargeable to STTs. So short term capital gains shall be taxable at applicable rate. तो STT जो if STT is not applicable तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल एट एप्लीकेबल रेट। सो एक तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल आपका चार्जेबल है 15% फ्लैट से, इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आपका यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के में आपके कंसिडर किए जाएंगे। इफ़ यू सेल the units or if you sell the shares or equity rated instruments within less than 1 year. Long term capital gain आपका माना लगेगा flat 10% plus applicable surcharge, or if the shares and units and listed securities are sold after 1 year. तो एक ये टेबल टैक्स रेट की हम समझ सकते हैं किस तरीके से ये टैक्स ट्रीटमेंट हो रही है। देखिए टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स STTs 15%, 15%, 15%, रेजिडेंशियल, इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट एंड जो FPIs हैं उनके लिए भी। एनी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएंगे आपके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड डिबेंचर्स 10% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर दैन अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर्स। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें टैक्स होती हैं। डिविडेंड इनकम को रेफर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय कंपनी। जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट्स से कुछ पार्ट्स अपने शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड बोला जाता है। और इनकम इन द नेचर ऑफ द डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज, ध्यान से सुनने वाली बात है, जो इनकम जनरली क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इनकम इन द नेचर ऑफ डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द SSE अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन लायबल जो डिविडेंड आपको आ रहा है, यू आर liable to pay taxes in the hands of the SSE under the head income from other sources। तो ये याद रखने वाली बात है बिल्कुल। और ये जनरली मैं आपको बता देता हूँ, अप टू असेसमेंट ईयर 2021 तक डोमेस्टिक कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स वर लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन द डिविडेंड। और उसके बाद क्या हुआ, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21 to 22 ए कंपनी, ए म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट distributes dividend to its shareholders or unit holders, then डिविडेंड इनकम में उनकी हैंड ऑफ द सच शेयर होल्डर्स और यूनिट होल्डर्स, यानी कि जो भी टैक्सेबल है, फिर उसके बाद वो उनकी इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर चला जाएगा। सो अब इन द हैंड ऑफ द इन्वेस्टर लगेगा डिविडेंड्स और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा इन द हैंड ऑफ द SSE अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की। देखिए इनकम इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो भी आपको सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट हो रहा है अगेन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द SSE अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसकी भी सेम ट्रीटमेंट है, जो भी आपको सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ द SSE अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दिस इनकम इज टैक्सेबल ऑन अदर सोर्सेज इफ इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ बिजनेस इनकम। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इंटरेस्ट इनकम कौन कौन सी है चलिए समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, interest on money issued on the behalf of the local authorities established by central or state provisions। So ये आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इन चीज़ों को समझा जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। एसएससी जो कैरी करता है बिजनेस प्रोफेशन, तो जो इनकम अराइज होती है शैल बी कैलकुलेटेड एंड टैक्स अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो किस तरीके से ये काम करता है चलिए समझते हैं। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत ही इंक्लूसिव डेफिनेशन हमें बताता है बिजनेस की। दैट इज बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। तो ये एक डेफिनेशन है बिजनेस के अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाउएवर जो टर्म बिजनेस है वो जनरली नॉट नेसेसरी उसका मतलब ये है कि ट्रेड और मैन्युफैक्चर, और नी the word business has a comprehensive meaning and may be used in different connotations। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 9A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की। देखिए सेबी जो पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशंस एक्ट 2020 है वो प्रोवाइड कराता है एक तरीके से फ्रेमवर्क फॉर फंड मैनेजर्स desirous of providing their services to overseas fund। So section 9A of income tax act 1961 हमें बताता है that in case of eligible investment fund established or incorporated or registered outside India collect funds from its members and invest in India, then such funds shall not be deemed to have a business connection and nor will be regarded as resident in India just because fund manager activities is carried out through a eligible fund manager located in India। So जो section 9A was inserted in income tax एक्ट 1961, एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 9A जो इंसर्ट किया गया था इनकम टैक्स एक्ट में, सो वो इसीलिए प्रोवाइड किया गया था कि इसलिए एंटर किया गया था कि इट विल प्रोवाइड अ सेफ हार्बर। तो एक तरीके से इट विल प्रोवाइड अ सेफ हार्बर टू ओवरसीज फंड्स अवेलिंग फंड मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम इंडिया बेस्ड मैनेजर्स। सो जो बाहर के जो फंड्स हैं अगर उनको फंड मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम इंडिया बेस्ड फंड मैनेजर्स से चाहिए, सो एक तरीके से वो इसके लिए एक प्रोवाइड कराता है एक सेफ हार्बर, प्रोवाइडेड द फंड एंड द फंड मैनेजर कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन द सेक्शन। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11 टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। टैक्सेशन पे जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए दे आर इनफ। अगर आप उन्हीं को भी अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो एग्जाम में जो 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं वो क्लियर कर पाओगे। काफ़ी अच्छे से ये आपको चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि तभी ये चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इनकम फ्रॉम सो बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, सैलरी, अदर सोर्सेज। तो बिजनेस जो फॉर्म पार्ट है उस तो वो कमीशन रिसीव्ड अगर हुई है तो डेफिनेटली वो पार्ट हो जाएंगी बिजनेस एंड प्रोफेशन का। Second, for a person to be qualified as an NRI, he must have stayed outside India for more than dash days in previous year। तो हमने 365, 280, 182, 152 तो काफ़ी क्लियरली हमने पढ़ा कि द आंसर इज 182 डेज। अगर वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आउटसाइड इंडिया है 182 डेज में तो उसको क्वालिफाइड किया जाएगा एज ए NRI। Dash was inserted in the Income Tax Act to provide a safe harbor to overseas funds availing fund management services from India-based investors। क्लियरली मैंने आपको लास्ट में बताया सेक्शन 9A हमें प्रोवाइड करता है एक सेफ हार्बर टू ओवरसीज फंड्स अवेलिंग फंड मैनेजमेंट सर्विसेज इन इंडिया फ्रॉम इंडिया बेस्ड मैनेजर्स। As per the section 2 of the Income Tax Act, interest on securities means interest on any security of central and state government, interest on debentures, other securities may be issued on the behalf of the local authority, corporate company and established by central government। सी बोथ A एंड B। सो बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा था कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द लोकल अथॉरिटी ऑल्सो, तो ये दोनों ही इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का पार्ट है। फिफ्थ, अप टू असेसमेंट ईयर डैश डोमेस्टिक कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स वर लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन द डिविडेंड। काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ा कि 2020-21 तक डोमेस्टिक कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स वर लायबल टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उसके बाद द डिविडेंड्स है दैट हैज़ टू बी एडेड इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। सो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हम जो टैक्सेशन वाला पार्ट है जो पूरा जो पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का है वो पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है अच्छे से एग्जाम के लिए। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं दे आर इनफ, लेकिन आपको अच्छे से ये पढ़ने हैं और क्वेश्चंस भी अच्छे से करके जाना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।